तो अब मेरी बात को बहुत अटेंटिवली सुनना। तो वेल मैं तुम्हें ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हम वेल क्लास 12th में आ चुके हैं। क्लास 12th में जो इनिशियल 50 मिनट्स रहेंगे वो हम किसको देने वाले हैं, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, और जो इसके बाद एंड वाले 50 मिनट्स होंगे वो पर्टिकुलरली किस चीज को देंगे, अकाउंट्स। इस बार मैंने अपनी बोलने की स्पीड को भी थोड़ा एडजस्ट किया है, क्योंकि हर बार मैं बहुत फुर्ती और स्पीडली बोलते जाता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स या कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। तो अभी इनिशियली इसी स्पीड से कैरी ऑन करूंगा, लेकिन जब बेसिक बन जाएगा, जब हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या और किस तरीके से करना है, तब स्पीड थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर देंगे। यार इतना तो तुम समझ चुके हो कि इस घंटे बीएसटी और इकोनॉमिक्स लेकर जाएंगे। वेल पहले मैं तुम्हें सिलेबस इंट्रोड्यूस करता हूँ, बताता हूँ कि इस बार कितने चैप्टर रहेंगे, कितनी बुक्स रहेगी, और पर्टिकुलरली चैप्टर में से किस प्रकार से बनता है। फिर बताऊंगा कि मेरा मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे रहेगा। वेल मटेरियल नोट्स तुम्हें पता है, लास्ट टाइम क्लास 11 में हमने 2-2 घंटे की क्लास की थी, क्योंकि एक घंटे में 3 सब्जेक्ट कवर करते थे, और एट द एंड सिलेबस को कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत और समस्याएं हो जाती हैं। क्लास 12 में ऑलरेडी 2 घंटे का बैच रहेगा, जिसमें से कि इनिशियल 1 घंटा हम बीएसटी और इकोनॉमिक्स लेकर जाएंगे, एट द एंड 1 घंटा हम पर्टिकुलरली किस चीज को कवर अप करेंगे, अकाउंट्स। चलो तो सुनते समझते चलना। पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, पहले चलते हैं जरा इकोनॉमिक्स की तरफ। यार तुम्हारे मन में ना 2-3 सवाल होंगे कि लास्ट टाइम जो हमने इकोनॉमिक्स की थी वो क्या था, और इस बार जो इकोनॉमिक्स करेंगे वो क्या होगा। भाई बहुत ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ वंशम यार, जब आप क्लास 11th में थे, क्या आपने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में माइक्रो को समझा? अब माइक्रो के बाद तुमने एक किताब और समझी, स्टेट्स। क्या समझी? स्टेट्स में आपको पता है क्या था? मैं पूछता हूँ कि स्टेट्स में हमने किन चीजों को कवर किया, तो नमन आप क्या कहेंगे? मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, कोरिलेशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया। ये सब कुछ हमने पर्टिकुलरली कहां पर कवर अप किया था आपका वंशम? स्टेट्स में। यार माइक्रो को लेकर अगर मैं बातचीत करूं, तो माइक्रो में हमने इंडिविजुअल यूनिट्स को किया था। किसको किया था? इंडिविजुअल। मेरा एक सवाल रहेगा, तो मैं पूछता हूँ नमन यार, इंडिविजुअल यूनिट्स में हमने किस चीज को किया? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बच्चा पूछता है कि जो हमने क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की, जो हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स करेंगे, क्या उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन होगा? नहीं मेरे भाई, चीजें बिल्कुल क्या होने वाली है, डिफरेंट क्या होने वाली है। पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से, ध्यान से देखते चलना। पहले तुम्हारे मन में 2-3 सवाल होंगे। स्कूल में टीचर क्या कोई बुक मंगाएगा? हाँ। देखो एनसीईआरटी नहीं परचेज करनी है, इतना तुम भी समझदार हो। क्लास 11th में तो होने की मैं तुम्हें समझाऊं कि भैया क्लास 12th में एनसीईआरटी खरीदते हैं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स में बातचीत करते हैं, 2 बुक्स लगवाएगा टीचर। एक होगा आपका आईईडी। क्या होगा? आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किताब कंप्लीटली थियोरिटिकल है। कंप्लीटली क्या है? अगर मैं एग्जांपल दूं, यार मुझे एक बात बताओ वंशम भाई, आप क्लास 10th में कभी ना कभी तो थे, तो क्या आपने क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ी थी? ऑब्वियस यार, ऐसा तो नहीं है कि तुम बिल्कुल ही नए हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने क्लास 10th की हिस्ट्री को आयुष्मान गो थ्रू किया था। भाई वही है ये किताब, समझ गए? इस किताब में पढ़ने क्या वाले हैं, ध्यान से सुनना। बिल वंशम भाई मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया आज से पहले किसी कंट्री के कंट्रोल में था? ऑब्वियस था, किसके कंट्रोल में था भाई? ब्रिटेन। हंस रहा है, बता दिया करो। चलो, तो इंडिया से पहले पर्टिकुलरली किसके कंट्रोल में था? ब्रिटेन। आज एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है। यार नमन भाई मुझे एक बात बताना स्टार्ट करो, जब आपके पिताजी ने व्यापार या काम करना स्टार्ट किया था, तब तो बहुत बेसिक लेवल से चीजें स्टार्ट की थी ना। आज ही तो उन्होंने चीजों को थोड़ा अपर स्केल पर बना दिया। तो इंडिया की इकोनॉमी जब आजाद हुई थी, तो पूरी तरीके से क्या थी? स्क्रैच क्या थी? तो उस इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया वो हम देखने वाले हैं, और एट द एंड कंपेरिजन भी करेंगे। क्या भी करेंगे? 3 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। तो ये कहानी एक्चुअली में एक टाइमलाइन की तरह है। किसकी तरह है? टाइमलाइन समझ गए कि हम इंडिया को आजाद करेंगे, फिर इंडिया की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया उसको समझेंगे, एग्रीकल्चर को कैसे बनाया, इकोनॉमी को कैसे रिफॉर्म किया, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट। अच्छा एक चीज और समझना, अब होता क्या है, क्लास 12th में हर साल करिकुलम में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। अभी सेशन 2026-27 का करिकुलम आया, तो एग्जैक्टली क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं सिलेबस में? हो सकते हैं। यार इनिशियल चैप्टर्स तो हमेशा सेम रहते हैं, कोई एक चैप्टर या तो डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह कोई एक नया चैप्टर ऐड हो जाएगा। इतना बेसिक चेंज तो आपको देखने को मिलेगा। अभी करिकुलम आता कब तक है? तो अराउंड यार मई के एंड या फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है। ठीक, तो हमें तो इनिशियल चैप्टर्स तब तक देखने वो तो रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक इतना समझ में आया कि वेल, अगर मैं बातचीत करता हूँ आयुष्मान, इकोनॉमिक्स में हमारी 2 बुक्स हैं। पहली किताब कौन सी है? आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्कूल में टीचर किस किताब और किस ऑथर को फॉलो करेगा? संदीप बर्ग। किसको फॉलो करेगा? समझ गए? क्या कोई बुक परचेज करने की जरूरत है? देखो वेल ध्यान से देखना। देखो तुम्हें पता है मेरे एंड से तो कोई बुक नहीं परचेज करनी है। जो भी नोट्स, जो भी मटेरियल है, तुम यूज टू हो, क्योंकि तुम क्लास 11th में भी पढ़े थे, और सब कुछ तुम्हें प्रॉपर प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेंगी चीजें। तो क्या आपको कोई बुक परचेज करनी है? नहीं, मेरे एंड से कोई बुक परचेज करने की नीड नहीं है। स्कूल में टीचर कौन सी बुक मंगाएगा? संदीप बर्ग। कौन सी मंगाएगा? तो अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड परचेज करना। इस बुक के बारे में क्या तुम्हें कुछ पूछना है? वेल मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मन में कोई भी डाउट होगा, समझ गए? कंप्लीटली थ्योरेटिकल। वेल मैं दूसरी बुक की बातचीत करता हूँ। या जो दूसरी किताब तुम देख रहे हो मैक्रो है क्या? वेल मुझे एक बात बताइए वंशम, क्या आज आप दौड़ सकते हैं? ऑब्वियस है ना, कभी तो चलना सीखा तभी तो दौड़ पा रहे हो। तो इसी तरीके से बहुत ध्यान से सुनना। यार क्लास 11th में आपने किस चीज को किया था? माइक्रो। किसको किया था? माइक्रो एक बेस था। क्या था? उस बेस में एडवांस लेवल पर्टिकुलरली किस में आने वाला है? मैक्रो। किस में आने वाला है?
समझ गए? तो मैक्रो में पढ़ोगे क्या तुम इंडिविजुअल्स को स्टडी नहीं करोगे, तुम एग्रीगेट्स को स्टडी करोगे। सिंपल शॉर्ट मीनिंग में बताता हूँ क्या है। यार मुझे एक बात बताओ, क्या लास्ट टाइम हमने पर्टिकुलरली आयुष्मान एक चैप्टर किया था प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसमें मैंने तुमसे कहा था कि डिमांड होती है और सप्लाई होती है। जहां पर भी डिमांड और सप्लाई का अगर इंटरसेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? और किसी भी कमोडिटी का क्या सेट हो जाता है? प्राइस क्या सेट हो जाता है। तो यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा नेशनल इनकम क्या होती है, यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा बजट क्या होता है, यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो ये कंप्लीटली माइक्रो का ही एक, समझ लो, एडिशन है। बच्चे कहते हैं यार हमें तो क्लास 12 11th की इकोनॉमिक्स में बहुत दिक्कत की, हमें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कभी समझ नहीं आया, हमसे तो कोर्स के कभी कर्व याद नहीं हुए। तो यार इस चैप्टर, ये बुक क्या माइक्रो से टफ है? नहीं यार, स्पेशली अगर मैं बताऊं ना तो इजी है एज कम्पेयर टू माइक्रो। माइक्रो जितना टफनेस है, टिपिकलिटी आपको देखने को, और यार तुम उस समय नहीं भी तो थे, तुम्हें थोड़ी पता था कि क्या है कैसे है, तो वहां पर तुम्हें चीजें क्या लगी होंगी? टिपिकल। क्या लगी होंगी? टिपिकल। अच्छा दूसरी चीज ध्यान से देखो, अब एक बार तुम्हें पहले बता देता हूँ कि किस बुक में से कितने मार्क्स का आएगा, क्योंकि एट द इनिशियल स्टेज पर ही अगर आपको पता चल जाए ना कि किस बुक में से क्या आना है, कितने मार्क्स का आना है, तो प्रिपरेशन थोड़ी प्रॉपर हो जाती है। तो लगभग इतना तो तुम्हें पता है कि पेपर कितने मार्क्स का होगा, बोर्ड्स। देखो एक चीज मैं तुम्हें और पहले क्लियर करता हूँ, मुझे एक बात बताओ, क्या वंशम भाई आप क्लास 11th में थे, तो क्लास 11th में क्या आपने P1 दिए, क्या आपने P2 दिए हाफ ईयरली, क्या आपने P3 क्या फाइनल दिए, क्या कभी अच्छे मार्क्स आए? देखो अगर आप आशा मॉडर्न में हो तो वहां तो आते हैं, अगर आप लॉर्ड मावरा सेंट मैरीज में हो तो वहां नहीं आते। तो एक चीज समझ के चलना कि जो ये अब एग्जामिनेशन होने वाले हैं ना, देखो होंगे तो टिपिकल, लेकिन फिर वही दिक्कत की बात है। पता है दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी अकाउंट्स में। पता है तुम ना चीजों को उलझा दोगे, कैसे समझो, तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, कंसिस्टेंसी बनेगी नहीं। देखो 2 दिन का मोटिवेशन होता है, मुझे पता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मोटिवेटेड मत फील करना कि इनिशियली अगर तुम्हें लग रहा है अरे क्लास 12 है मैं तो स्टार्टिंग से सीरियस होऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन के साथ चलना। और मार्क्स जल्दी से आते नहीं, हाफ ईयरली में 30 32 33 ऐसे मार्क्स आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, तो मार्क्स आने चाहिए। और अब तो लगभग पेपर भी हैं, पिछले 3-4 साल के लॉर्ड महावीरा के, आशा मॉडर्न के, सेंट मैरीज के, अधिकतर सभी स्कूल्स के पेपर भी अवेलेबल होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत तुम्हें किसी भी प्रकार से आएगी या फिर आनी चाहिए। तो देख लो भाई, दोनों ही बुक्स 40-40 मार्क्स की होंगी। कितने मार्क्स की होंगी यार? आयुष्मान मुझे एक बात बताओ, क्लास 11 में थे आप, इकोनॉमिक्स का पेपर दिया, तो जब आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था तो इकोनॉमिक्स का पेपर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 2 पार्ट्स में, एक तो सान्या पार्ट ए और एक पार्ट बी। सेम होगा, पार्ट ए भी 40 मार्क्स का, पार्ट बी भी 40 मार्क्स का। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैक्रो में से भी कितने मार्क्स का आने वाला है? 40 मार्क्स का। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से भी कितने मार्क्स का आने वाला है? एक बार देख भी लो। इसमें ना यूनिट्स होती हैं, एक चीज ध्यान से देख लेना, इसमें यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं? यूनिट्स। देखो ध्यान से देखो, बुक पढ़ना सीखो एग्जाम में। भाई ये 4 चैप्टर यूनिट 1 है, 4 चैप्टर क्या यूनिट, इनका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। जो मनी एंड बैंकिंग तुम देखते हो ये यूनिट 2, ये क्या यूनिट 2। इसके बाद जो तुम ये देखते हो ये है यूनिट 3, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, पूरी की पूरी 3 चैप्टर। फिर ये एक यूनिट है बजट, ये एक यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये एक यूनिट है बैलेंस ऑफ। तो मैं टोटल पूछता हूँ कितनी यूनिट्स है, तो 5। कितनी यूनिट्स है? तो भाई अनपढ़ों की तरह मत बताना। अगर कोई पूछ ले कि भाई क्लास 12th में आ चुके हैं आप, क्लास 12th में इकोनॉमिक्स का करिकुलम क्या है, तो क्या ना मैक्रो है। क्या है? मैक्रो में क्या है? 5 यूनिट्स। क्या है? उन यूनिट्स के अंदर फर्दर क्या है? चैप्टर। क्या है? चैप्टर। उन 5 यूनिट्स के नाम समझ गए? एक यूनिट नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, इसके अंदर कितने चैप्टर है? 4। कितने चैप्टर है? मनी एंड बैंकिंग के अंदर कितने चैप्टर है? 2। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितने चैप्टर है? 3। और गवर्नमेंट बजट में एक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी एक ही है। अब देख लो कितने मार्क्स का कैसे रहेगा। तो नेशनल ये यूनिट 10 मार्क्स की है, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है। ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जिस चीज को कह रहा हूँ ना बहुत ध्यान से लिखना, बच्चा पेपर में से छोड़ के जाता है, समझ लो, बच्चा पेपर में से छोड़ के जाता है एडीएस को। किसको? एडी। जो यूनिट कितने मार्क्स की है? 12। कितने मार्क्स की है? 12। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स। आईईडी को लेकर अगर मैं बातचीत करता हूँ तो आईईडी में कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। देखो शुरुआत के 4 चैप्टर, कितने चैप्टर? 4। शुरुआत के 4 चैप्टर में से मैं वेल पूछता हूँ कितने मार्क्स का बनेगा, तो आप क्या कहेंगे? 12 मार्क्स का। इसके अलावा अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, बहुत ध्यान से देखते चलना, शुरुआत के 4 के बाद ये यहां तक, जिसमें से 2 चैप्टर इस साल डिलीटेड है, अभी तक डिलीटेड थे, एक डेवलपमेंट और एक पॉवर्टी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक पॉवर्टी और एक, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये 2 चैप्टर जो है वो डिलीटेड है। कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है? एक तो पॉवर्टी नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? आखिरी चैप्टर में से कितने मार्क्स का बनना है? 8। कितने मार्क्स का बनना है? 8। कितने मार्क्स का? 8। शुरुआत के 4 चैप्टर में से कितने मार्क्स का बनना है? 20। कितने मार्क्स का? तो कितने हो गए? 20 और 8 28। और इन 4 चैप्टर में से कितने मार्क्स का बनता है? 12। कितने मार्क्स का बनता है? 12। क्लियर है? चल दूं, हटा सकता हूं। चलो तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू मिल चुका है? समझ चुके हो कि क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में क्या है? कितनी बुक्स हैं? 2। कितनी बुक्स हैं?
सबसे पहली बुक कौन सी है? आईईडी थ्योरी की बुक है। दूसरी बुक कौन सी है? मैक्रो। कौन सी है? मैक्रो में क्या है? यूनिट्स। क्या है? कितनी यूनिट्स है? 5। कितनी यूनिट्स है? अब बुक कौन सी खरीदनी है? मेरे एंड से कोई बुक नहीं परचेज करनी। स्कूल में टीचर कंपलसरी आपसे किताब मंगवाएगा, तो संदीप गर्ग मंगवाएगा। क्या मंगवाएगा संदीप? चाहे वो आपका क्या हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे वो आपकी क्या हो, मैक्रो। क्या हो? मैक्रो। तो अब मुझे बताओ वंशम कि क्या आपके माइंड में मैंने क्या कोई डाउट छोड़ा है कि मैंने आपको क्लियर कर दिया? क्लियर कर दिया। तो आयुष्मान भाई क्लियर है कि क्लास 12th में आपका क्या क्या आ रहा है? चल सकता हूँ आगे? चलेगा। तो मुझे लगता है कि यार मैंने तुम्हें क्लास 12th में क्लियर किया। अब ये मत कहना कि तुम्हें क्लास 12th का करिकुलम नहीं पता। वेल तुम्हें पता है कि क्लास 12th में क्या, कैसे और किस तरीके से चीजें आ रही हैं। चलो अब बातचीत करते हैं बीएसटी की। अब बीएसटी को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अटेंटिवली रिलेट करना जो चीजें बीएसटी में बताऊंगा। भाई वंशम बीएसटी में भी इस साल कितनी बुक्स हैं? 2। कितनी बुक्स हैं? एक ये बुक 1, एक ये बुक 2। भाई इस साल की बीएसटी है टफ और टिपिकल एज कम्पेयर टू क्लास 11। समझो कैसे। भाई क्लास 11 की तुमने बीएसटी करनी स्टार्ट करी, एक तो थी कि तुम्हें समझ नहीं आती, एक है कि तुम्हें याद नहीं होती। क्लास 11 में दिक्कत ये थी कि समझ तो आ रही थी, याद करने में दिक्कत हो रही थी, चैप्टर्स बहुत टिपिकल और लेंदी थे। यार इस बार दोनों ही तरीके की दिक्कतें होती हैं। बोर्ड्स में पेपर कैसा है पहले वो समझो। देखो यार थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ना, तुम 9 10 पढ़े हो ना, एसएसटी इंग्लिश तो तुमने किया है, तो तुम्हें कहानी समझ में आ जाया करती थी और कई बार तुम्हें क्वेश्चन दिक्कत करता था। यहाँ पर पूरी तरीके से चीजें किस फॉर्म में रहती हैं? केस स्टडी किस फॉर्म में रहती हैं। दिक्कत की कोई बात नहीं यार, हर एक चीज का प्रॉपर ए टू जेड मटेरियल प्रिपेयर किया है, समझ रहे हो? हर एक चीज का मटेरियल है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर चीजें बनाई हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना कि मैंने बीएसटी में क्या किया। भाई तुम मार्केट में जाते हो और तुम कहते हो कि भैया मुझे एक किताब दे दीजिए जहां से कि मैं केस स्टडीज को कर सकूं। ऐसा तो नहीं है कि आप क्लास 11th में 12th में समझते हैं केस स्टडी क्या होती है, पैराग्राफ देकर सवाल पूछा जाता है। मैंने बहुत सिस्टमेटिकली चीजों को ऑर्गेनाइज किया। तुम्हें कोई नहीं बुक परचेज करनी, मैंने खुद से संदीप गर्ग होती है, संदीप गर्ग के अलावा एक आपका हो जाता है पर्टिकुलरली वासन, वासन के अलावा एक आपकी हो जाती है अलका धवन, और भी 2 3 बुक्स है, सारी बुक्स लेकर आया, सभी के मटेरियल को इंक्लूड कर लिया। बीएसटी में सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। सिस्टमेटिकली प्रॉपर 1 मार्क्स रहेंगे, सिस्टमेटिकली एमसीक्यूज रहेंगे, सिस्टमेटिकली केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और इनकी भी 3 पड़ाव है। 3 पड़ाव से कैसे मतलब है? एक तो पहले कराऊंगा, फिर एक एग्जाम से पहले कराऊंगा, और फिर एक पर्टिकुलरली बोर्ड से पहले कराऊंगा। समझ गए? इस चीज को मैं डेफिनेटली फॉर श्योर कह रहा हूँ कि जो केस स्टडीज मैं बताऊंगा और जो मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिमिलर उस तरीके से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज ना समझते चलना है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ क्लास 12th में, तो इनिशियल अगर तुम्हारा सपोर्ट मुझे नहीं होगा ना, तो चीजें बिगड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ गए? अकाउंट्स में मैं तभी चीजें संभाल सकता हूँ जब आप समझ लो ना, साथ चलो। तो बीएसटी में भी ना याद कर लेना। इस टाइम बताता हूँ क्या हुआ। भाई लास्ट 2 साल से यही होता है कि एज अ टीचर मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को चीजें समझ में आती हैं। अगर आप घर पे खुद से बीएसटी को रीड नहीं करते या फिर याद नहीं करते, एट द एंड कुछ भी याद होता नहीं है, वो काम चलाओ चीजें हो जाती है, तो वो काम मत करना। समझ गए ना? चीजों को सिस्टमेटिकली लेकर चलना। तो बीएसटी में कितनी बुक्स है? 2, बुक 1 बुक 2। अब तुम कहोगे कि पहले ये बताओ कि इस बार बीएसटी में हम पढ़ने क्या वाले हैं। भाई बहुत ध्यान से देखो, भाई क्लास 12th की बीएसटी ना बहुत अलग हो गई। वेल मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ सानिया, क्या आपके पास दिन में 24 घंटे हैं? उन 24 घंटों में क्या आपको नहीं लगता कि कई बार समय कम पड़ जाता है? मान लीजिएगा कि बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, आपको पढ़ना भी है, आपको शायद कुछ खेलना भी है, आपको टीवी भी देखना है, आपको प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने हैं, तो कई बार ना हम चीजों में लग जाते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें बताता हूँ। कई बार होता था कि यार मुझे स्लाइड्स वगैरह अपडेट करनी होती थी, मटेरियल बनाना होता था। अब दिक्कत ये थी कि या तो मैं फ्रंट पे बैठ के पढ़ा लूं या मैं बैकएंड से काम कर लूं, तो मैं चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो एक्चुअली में तुम 2 बुक है, कितनी बुक है? इस बुक में कितने चैप्टर है? 8। कितने चैप्टर है? इस बुक में कितने चैप्टर है? 4। कितने चैप्टर है? पहली बुक में तुम समझते हो मैनेजमेंट क्या होता है? क्या समझते हो? वेल मैनेजमेंट को ही समझेंगे। एग्जांपल के तौर पे तुम्हें चैप्टर्स के नाम बताता हूँ। पहले चैप्टर में तुम्हें बताऊंगा मैनेजमेंट क्या है। अच्छा वेल मुझे एक बात बताइए, आयुष्मान क्या मेरे हाथ में मार्कर है? अगर मैं इसको गिर दूं तो क्या है? नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रूल्स लगते हैं। क्या लगता है? और उन रूल्स को ही क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल्स। क्या कहा जाता है? तो इस बुक में तो हम समझते हैं मैनेजमेंट। क्या समझते हैं? दूसरा हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या समझते हैं? वेल मुझे एक बात बताइए, कल को आप सन्ने बड़े हो जाते हैं और व्यापार करते हैं, तो व्यापार आप ऐसे ही किसी जगह पर करेंगे कि समाज में रहकर करेंगे? और वैसे समाज में रहकर करेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। क्या समझेंगे? इसके अलावा यार बहुत कुछ बताऊंगा। ये बताऊंगा प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। शॉर्ट में जब तुम इन फ्यूचर क्लास 12th के बाद बीबीए को ऑप्ट आउट करोगे, किस कोर्स को ऑप्ट आउट करोगे? बीबीए या एमबीए, तो वहां पर तुम मैनेजमेंट पढ़ते हो, तो ये मैनेजमेंट का बेस है। समझ गए ना? इन फ्यूचर तुम इसको और फर्दर इन डेप्थ जाकर पढ़ोगे। क्लियर है? तो सेकंड बुक में क्या पढ़ेंगे फिर हम? सुनो भाई बहुत ध्यान से। यार सेकंड बुक में तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझोगे। क्या समझोगे? फाइनेंशियल। समझ लो क्या समझोगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? सुनो बहुत ध्यान से सुनो। फिर मुझे एक बात बताइए, कल को मान लो कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं नमन भाई, आपको पैसा ही मैनेज नहीं करना था, क्या आप तरक्की कर पाएंगे? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस में, बहुत ध्यान से देखना। यार तुमने देखा होगा कई बार कुछ लोग जो करोड़पति होते हैं, जैसे विजय माल्या, यार उन्हें भारत छोड़ के भागना पड़ जाता है क्योंकि पैसा ही नहीं है। और एक इंसान जो छोटी सी पान की टपरी चला रहा है, वो
अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसके पास अच्छा पैसा है। यार मेरे एक दोस्त है, उसकी चाय की दुकान है, उन्होंने उस चाय की दुकान से घर भी बना दिया, उन्होंने उस चाय की दुकान से गाड़ी भी ले ली, समझ गए ना। और लोगों को क्या लगता है, चाय की दुकानें कितना ही कमा लेते होंगे। तो पैसा कमाना जरूरी नहीं है बिजनेस में, पैसे को कमाने के बाद कैसे इन्वेस्ट करना है कि रिटर्न जनरेट कर सको, वो चीज जरूरी है। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, सुनो। यार मनशम भाई, आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं? आपके पिताजी बिजनेस करते हैं कि कहीं जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। वेल आयुष्मान, जॉब की बिजनेस? बिजनेस। तो मुझे एक बात आयुष्मान अपने पापा से पूछ कर बताना, क्या बिजनेस में सारे दिन एक जैसे होते हैं क्या? हर दिन रोज पैसा आता है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते हैं, कि एकदम मंदा आ गया, एकदम तेजी आ गई, होता है? तो जब मंदा आ रहा है तो फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, जब तेजी आ रही है तो फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, ये हमें ये बुक सिखाती है, समझ गए। इंट्रोडक्शन दो तो क्या पढ़ोगे तुम? पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, और भी कई सारी मल्टीपल की टर्म्स है जिसको कि हम क्या करेंगे, गो थ्रू क्या करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगा पंचम भाई, इसके अलावा बताऊंगा फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट समझते हो? शेयर मार्केट जिसको आपने सुना होगा, डीपी क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, सेबी क्या होता है, वेल कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझेंगे, और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट समझेंगे। हर चीज की ना बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव स्लाइड्स बनाएंगे। मतलब यार इस साल मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली जो मेरे माइंड में थी ना चीजें मुझे बनानी है, करना है, वो एक्चुअली में मैं कर चुका हूँ। मतलब उसका डेमो शायद मैंने तुम्हें क्लास 11 में दिखा दिया था, लेकिन इस बार उससे भी और ज्यादा चीजें प्रॉपर प्रिपेयर्ड और स्ट्रक्चर्ड होंगी, समझ गए। चलो तो चलते हैं सीधा, मतलब स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ कि कहां से स्टार्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा, बीएसटी की इकोनॉमिक्स? बीएसटी लेकर जाएं कि इकोनॉमिक्स लेकर जाएं? फिर मेरा प्लान ऐसा है कि क्यों ना आज पहले जरा बीएसटी को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ी टिपिकल और टफ होगी। अब मैं कराऊंगा क्या यार, इकोनॉमिक्स में बहुत ध्यान से सुनना, सिलेबस कैसे लेकर चलेंगे वो समझो। भाई बीएसटी में तो इतना सिंपल है कि मैं पहली किताब उठानी है, कौन सी किताब उठानी है, समझ गए। क्योंकि P1 आएंगे तुम्हारे, P1 होंगे जून से पहले, और मुझे करानी पड़ेगी तैयारी वरना हो जाओगे फेल। ऑब्वियस बता रहा हूँ, तुम देख चुके हो क्लास 11 का क्या रिजल्ट रहता है, सेम ही रिजल्ट क्लास 12 में होता है। क्लास 12 में जून में छुट्टियां पड़ती हैं, उससे पहले टीचर मई में आपके पीरियोडिक रख देंगे, चेकिंग और पेपर बहुत टिपिकल और टफ बनाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस को लैग करें, और हर बार की तरह इस बार चीजें पहले ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर हो चुकी है, तो मैं तुम्हें एडवांस में ही मटेरियल देते चलूंगा। हम करने क्या क्या वाले हैं किसी किसी एक एक चैप्टर में से, तो इनडेप्थ जाकर बताता हूँ, इनडेप्थ जाकर बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं क्या और किस तरीके से प्रिपेयर कराऊंगा पहले वो बताता हूँ। इस बार टेस्ट के तरीके भी बदल दिया है। जो लास्ट टाइम तुम्हारे टेस्ट हुआ करते थे वो क्या थे कि मैं टेस्ट बैठकर बना दिया करता था, नहीं, इस बार पूरा प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड सिस्टम तैयार किया हर चीज का। टेस्ट किस तरीके से बनेंगे भाई, जो इस साल बोर्ड्स के पेपर थे या जो मेरे पास P1 या हाफ ईयरली के पेपर हैं, उनमें क्वेश्चंस को एनालाइज करूंगा, जो एक्चुअल में आई हुई चीज है उसी को मैं तुम्हें देने वाला हूँ, समझ गए ना। तो इस बार बिल्कुल ही मटेरियल और कंटेंट अप टू डेट होगा, सारे पुराने टेस्ट वगैरह सब डिलीट कर दिए, बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट लेकर जा चुका हूँ। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कैसे किन किन चीजों को लेकर जाएंगे। भाई देखो यहाँ पर हर एक चीज होगी। पहले तो ये बेसिक केस स्टडी कराऊंगा, ठीक। बेसिक केस स्टडी के बाद हम पर्टिकुलरली आपके क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी हल्के से एक बार तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से किया। देखो कि होता क्या है भाई, एक चैप्टर तुम बुक के पीछे भागते हो ना, सारी बुक यहाँ पर इंक्लूड हो गई, समझ गए ना। ये सॉल्यूशन है कि मार्केट में जितने भी 10-15 बुक्स अवेलेबल थी उन सभी को, और जितने भी एमसीक्यूज बोर्ड्स में या आए हुए सबको घोल बना दिया, ठीक। लगभग इसमें सब कुछ इंक्लूड किया, सब कुछ। पहले मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता हूँ कि चीजें कैसे हैं। भाई ये आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। एमसीक्यूज को ना थोड़ा शॉर्ट में लगाया। यार देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें घर पे नहीं करना, क्योंकि घर पे मुझे पता नहीं करोगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और एमसीक्यूज का आंसर फटाफट से पढ़ के बताता चलूंगा। लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा ना, जब तुम क्लास 11 के एंड में थे ना, तब मैं इस तरीके को लेके जा रहा था, लेकिन क्योंकि समय कम था और मुझे एक ही घंटे में तीनों सब्जेक्ट कवर करने थे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि, है ना, कि होते थे कि मैं नहीं करा सकता था यार। लेकिन इस बार टाइम हमारे पास पूरा प्रॉपर रहता है क्लास 12 में। और यहाँ पर ये एमसीक्यूज हो गए, इसके बाद असर्शन रीजन हो गए, असर्शन रीजन के बाद आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, मतलब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। एक चैप्टर की सारी चीजें हो जाएंगी, इसी के साथ साथ केस स्टडी भी हो जाएगी। अब साथ ही अब मैं तुम्हें सीधा लेके जा रहा था बुक 1। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और वेल पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, साथ ही फ्लो चार्ट्स वगैरह भी क्रिएट कर दिए हर चीज के। फ्लो चार्ट समझो क्या होता है यार, बीएसटी में ना हेडिंग्स होंगी बहुत सारी, हेडिंग्स दिखाता हूँ शॉर्ट में कैसे। अभी समझा नहीं रहा हूँ, जस्ट एन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्लियर है। कि मान लो कि मैं तुम्हें मैनेजमेंट समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, या मैनेजमेंट आता है, फिर बच्चा कहता है एट द एंड, देखो हर तरीके का बच्चा है। एक वो है जो चीजों को बनाकर समझ कर लिखता है, तो भाई ये नोट्स उसी के लिए होंगे प्रॉपर, कि मैं आपको बिल्कुल ही इनडेप्थ जाकर चीजें, इनडेप्थ जाकर उनको एक्सप्लेन करूंगा। कहीं पर भी कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं की जाएगी, वो कीवर्ड्स तुम्हें रेड कलर से हाईलाइटेड मिलेंगे। इसके अलावा ना चैप्टर को रिवाइज कराने के लिए, फ्लो चार्ट्स बनाया। वेल जैसे एक हल्का सा हिंट देता हूँ फ्लो चार्ट्स वगैरह में क्या कह रहा हूँ। देखो जैसे मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो चैप्टर में होगा क्या भाई, 8 चैप्टर है, 8 भी काफी लेंदी चैप्टर है। मैं कहूंगा व्हाट इज मैनेजमेंट, मैं बताऊंगा फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। तो बच्चा उलझ जाता है, वो कहता है मैं हेडिंग्स में उलझ गया, किसमें उलझ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से देखते चलना, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आ रहा है, फिर अगला मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव,
तो ये मतलब जो पीछे, अच्छा एक चीज और ऐड कर दी है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, एनसीईआरटी में जितनी भी इमेजेस हैं सब यहाँ पर ऐड हो गई, या फिर जो आई हुई है, तो तुम्हें कुछ नहीं खोलना, तुम्हें बस नोट्स जो है नए हैं, पुराने नहीं है, पिछले साल के खत्म, इस साल के नए अपडेटेड नोट्स है जिसमें एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें उनको पढ़ना है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सुनते चलना, नोट्स मिलेंगे वो पढ़ने हैं आपको, नोट्स के बाद 1 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे वो पढ़ने हैं आपको, केस स्टडी भी मैं ही दूंगा, कोई बुक नहीं, प्रिंटेड फॉर्मेट में दूंगा, वो करनी है आपको, क्लियर है। इसके बाद फ्लो चार्ट्स, जिनको निमोनिक्स बोलते हैं, फ्लो चार्ट समझ गए, वेल याद होगा कल जब मैं एक इंट्रो रील बना रहा था तो वहां पर भी तुमने उस चीज को देखा होगा, तो वो फ्लो चार्ट्स वो प्रिंटेड फॉर्मेट में भी मिलेंगे, और उसके अलावा ये जो स्लाइड्स है ना तुम्हारे पास अपडेटेड होंगी। पता है क्या होता है यार, बीएसटी को ना समझाने में थोड़ी चीजें इजी हो जाती है, इजी कैसे हो जाती है, इमेजेस के थ्रू इजी इस तरीके से हो जाता है, जो स्लाइड्स लगाई है बहुत कंटेक्स्ट के साथ, कि जैसे कि मैं तुम्हें कहने लग जाता हूँ कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो तुम्हें याद आ जाएगा पीछे देखकर कि यार कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस यहाँ पर हम किस चीज को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप को लेकर, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रुप, इस तरीके से चीजें बनाई हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें चीजें समझ आ रही हैं, जो मैं कहने या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता चल रहा है। चलो तो सीधा चलते हैं और मैं फिर आपको बताता हूँ, और सीधा आपके चलते हैं किस चैप्टर की तरफ, बीएसटी के चैप्टर नंबर 1, और मैं मेन मुद्दे की बात को स्टार्ट करता हूँ। अभी तक तो मतलब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, और मैं मेन पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। चलो तो ध्यान से देखते चलते हैं। यार डेली टू डेली टारगेट को सेट करेंगे, नोट्स तुम्हें कल मिल जाएंगे प्रिंट होकर, और जितना भी टॉपिक मतलब सब कुछ एडवांस में ही होता चलेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली सिर्फ एज अ टीचर मेरा जो पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगा पढ़ाने में रहेगा। इसके अलावा तुम्हारे कोई नोट्स मिसप्लेस हो जाते हैं, कोई भी चीज खो जाती है, एट द एंड तुम्हें पता था लास्ट टाइम में तुम्हें मिल जाते हैं, तो वहां पर पूरा एक टीम है, तो कोई भी दिक्कत होगी तो वो समझो ना, मेरा पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट पढ़ाने में, आप किसी भी टाइम कॉल मैसेज, मतलब क्या ही बताऊं, तुम्हें सब पता है, किसी भी टाइम किसी भी तरीके से पूछ सकते हो, ठीक। चलो तब ध्यान से देखते चलते हैं, एफर्ट्स करना तुम्हारा काम है, और पढ़ाना और चीजों को एक्सप्लेन करना वो मेरा काम रहेगा। चलिए तो मैं आपको बताना और समझाना स्टार्ट करता हूँ, अटेंटिवली मेरी बात को सुनते समझते चलना। देखिए अभी जो हम किताब लेकर जा रहे हैं वो है बीएसटी, और बीएसटी में जो चैप्टर नंबर 1 बता रहा हूँ कौन सा है, मैनेजमेंट। कौन सा है भाई, अभी ना ये मत देखना, क्या मत देखना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे भूल जाओ, अभी ये मत देखना कि याद कैसे करना है, सिर्फ समझना है क्या करना है। देखो एक चीज समझते चलना यार, क्लास 11th में ना मुझे लगता है कि एज अ टीचर मेरा मेन फोकस कॉन्सेप्ट से क्लियर करने पे था, मैंने किए भी हैं, लेकिन वहां मैं झूठ नहीं कहूंगा यार, वहां मैंने स्पीडली बताई हैं चीजें, लेकिन अब मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा, क्योंकि एट द एंड मैंने बच्चों से कम्युनिकेट या फिर बातचीत की कि जब मैं तेज बोलता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें नींद आ जाती है क्योंकि हमें समझ नहीं आता, तो मैं समझ गया, तो मैं एक स्पीड ही मेंटेन करके चलूंगा, क्योंकि मुझे तो चीजें रट चुकी है, मैं तो 8-9 साल से की बात बोलता आ रहा हूँ, तो उस केस में तो बताता हूँ मैनेजमेंट ये है। बच्चे कहते हैं क्या बोलिए समझ नहीं आया, तो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तुम्हें लगता है कि स्पीड तेज हो रही है तो मुझे रोक देना, क्लियर। चलो फ्लो में बह जाता हूँ, चलो तो ध्यान से देखते हैं। वेल समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, मैनेज दी मैन, समझो क्या है। यार मुझे एक बात बताइए, आपका एक स्कूल है, क्या एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है, क्या उसमें कोई एक अकेला इंसान काम करता है कि कई सारे लोग काम करते हैं, कई सारे लोग काम करते हैं भाई, बड़ी सिंपल सा फंडा है। जब मैं पहले अकेला काम करता था ना, जब मैं पहले अकेला काम करता था या फिर मैं अकेला कोचिंग को मैनेज करता था, तो मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए थे, मैं खुद से सब कुछ कर लिया करता था। अब मान लीजिएगा कि कल को मैं एक टीम बना देता हूँ, टीम में 3 से 4 लोग काम करते हैं, भाई सबकी नीड्स अलग है, भाई मेरा काम करने का तरीका अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, या तो मैं उन्हें अपनी बात नहीं समझा पाया या वो मेरी बात नहीं समझ पाए, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो व्यापार नहीं चलेगा। और मुझे एक बात बताओ ना, क्या बिजनेस बढ़ता है बड़ा होता है यार, छोटी सी दुकान पर तो एक इंसान काम करता है, बड़े शोरूम में तो कई सारे लोग काम करते हैं, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके तो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करती है, क्या करती है, तो वहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल काम नहीं करते, बहुत सारे लोग काम करते हैं, और उन लोगों को तरीके से काम करवाना जरूरी है। किससे काम करवाना जरूरी है, वो तरीका ही तो हम किसमें सीखते हैं, मैनेजमेंट किसमें सीखते हैं। बच्चे कहते हैं समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, आओ तुम्हें एक इमेज दिखाता हूँ। वैसे मैनेजमेंट को दिखा नहीं सकते, लेकिन मतलब मेरा एक तरीका है रिलेट कराने का, समझो। तुम्हारे सामने 2 इमेजेस हैं यार, ये इमेज देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा उलझी और बिखरी हुई है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें नहीं लगता कि चीजें बहुत सिस्टमेटिक से हो रही हैं। देख रहे हो यार, एग्जाम्पल के तौर पर देखना, अमूमन मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देकर बोलता हूँ। यार मुझे ना बच्चे बोलते थे सर आपको इतनी जल्दी क्यों रहती है, यार मेरा दोस्त तो यार तू जल्दी में क्यों रहता है, फटाफट। यार मुझे बहुत दिमाग में बहुत सारी चीजें थी जो मैं करना चाहता था, लेकिन मैं कैसे काम नहीं होता। चीजों को सिस्टमेटिकली एनालाइज करो, अपनी एनर्जी को सिस्टमेटिक एक वे में चैनलाइज करो, चैनलाइज समझ लो, बस यही मैनेजमेंट है। दोनों में जिसमें फर्क दिखा है, इस घर में अगर तुम जाओगे क्या तुम उलझ नहीं जाओगे, क्या तुम्हारा मन लगेगा नहीं, तुम्हें बेचैनी होगी, और तुम्हें लग रहा है कुछ भी अरेंज्ड फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन जब तुम यहाँ है, तुमने इस घर को देखा, तुम्हें लगा ना कि सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक है, तुम्हें एक अच्छी फील हुई, तो यही तो मैनेजमेंट होती है। आप कहते हो अभी भी समझ नहीं आया, चलो और अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है। अरे बहुत प्रॉपर तरीके से रिलेट करो, व्हाट इज मैनेजमेंट। फिर मुझे एक बात बताओ, भाई ये एक लड़का ये सब करना चाहता है, वेल आजकल आईपीएल चल रहा है, देखते हो सब,
तो ये आईपीएल भी देखना चाहता है, वेल इसके दोस्त पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में भी जाना चाहता है, वेल इसका मन करता है कि मैं पढ़ाई भी कर लूं, वेल इसका मन करता है कि मैं समझ लो कसरत करके बॉडी भी बना लूं। तो वेल क्या ये एक इंसान सारे काम खुद से कर सकता है? नहीं। तो ये इंसान सारा खुद से नहीं कर सकता, ये उलझ और अटक जाएगा। इसको एक चीज की आवश्यकता अपनी लाइफ में, वो चीज क्या है? मैनेजमेंट। समझ गए? कि जब तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें लाइफ में सब कुछ करना है, तो तुम्हें अपने स्केड्यूल को स्ट्रक्चर्ड वे में क्या करना होगा? डिवाइड क्या करना होगा? तुम्हें देखना होगा यार कि चल यार ठीक है, क्रिकेट देखूंगा 2 घंटा, फिर तुम कहोगे 1 घंटा पार्टी करूंगा, फिर तुम कहोगे 1 घंटा मैं पढ़ूंगा। तो जब तुम्हें लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है और तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो समझ जाना कि लाइफ में तुम एक चीज को मिस आउट कर रहे हो। क्या है? मैनेजमेंट। समझ गए मैनेजमेंट कितना जरूरी है? लाइफ में उलझे हो यार, एक बच्चा आता है, उसकी कंपार्ट आई थी, वो कहता है भैया ना, वो पहले तो आया नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले आया, रात के 10:30 बजे कॉल आता है कि भैया कुछ पूछना आ जाओ। कहता है मेरे मैं ना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं उलझ गया। कोई कहता है जर्नल कर, जर्नल मुझे आता नहीं, कहते जर्नल के बिना कुछ नहीं होगा। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिस्टमेटिकली उसको गाइड किया, उसके दिमाग से वो उलझन मिटाई। बस वो उलझन मिटाना और हटाना ही क्या होता है? मैनेजमेंट। क्या होता है? तो भाई मैनेजमेंट का मतलब समझ गए कि लाइफ में बहुत कुछ करना है, लाइफ में बहुत कुछ, सारा काम तो मैं खुद से नहीं कर सकता। तो चीजों को सोच समझकर बैठकर तरीके से करना। समझ गए? हर चीज को स्ट्रक्चर तरीके से डिवाइड करना। सिंपल शब्दों में जो चीज मैं तुम्हें रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो यही क्या है? मैनेजमेंट। यही क्या है? मैनेजमेंट। क्लियर? चलो, तो वेल अब मैं अगर बच्चे से पूछता हूँ कि यार बताओ मैनेजमेंट क्या होता है, तो वो बता देगा ना। अब थ्योरेटिकली तुम डिफाइन नहीं कर सकते, थ्योरी नहीं बताई, हिंदी में तो समझा दिया मैनेजमेंट क्या है। अब ध्यान से सुनना भाई, मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से देखना, इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखो जो वर्ड मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, और अटेंटिवली रिलेट करते चलना। बोलना स्टार्ट करूं। यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है? मैनेज दिख रहा है, और मैनेज के बाद तुम्हें क्या एक वर्ड दिख रहा है? मैन। तो बस मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। क्या? मैनेज दी मैन, मैनेज दी। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर है। अगर मैं पूछता हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, मैनेज दी मैन, मैनेज दी मैन। समझ गए? तो यही तो मैनेजमेंट होता है। अच्छा अब तुम कहोगे क्या समझा दिया क्या मैनेजमेंट? यार मुझे एक बात बताओ वंशम भाई, मैंने मैनेजमेंट पे एक चैप्टर बना दिया, मतलब मैंने नहीं, तुम्हारे करिकुलम में है, तो 2 मिनट में थोड़ी समझा सकता हूँ। अभी तो एक इंट्रोडक्शन दिया। क्या दिया? अभी तो बहुत कुछ बताना है यार। मैनेजमेंट के फीचर्स बताने हैं, मैनेजमेंट के एडवांटेजेस बतानी है, मैनेजमेंट की लिमिटेशंस बतानी है, मैनेजमेंट काम कैसे करता है वो बताना है। बहुत कुछ है जो सीखना है, बहुत कुछ, वही हम समझेंगे। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं इंट्रोडक्शन लेके जा रहा हूँ, तो बच्चा पूछता है कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, और आप इस इंट्रोडक्शन के थ्रू बताने क्या वाले हो। बहुत ध्यान से सुनना। बोलना स्टार्ट करो आयुष्मान भाई। सुनो भाई, होता क्या है, बीएसटी में क्वेश्चन आते हैं 6-6 मार्क्स के, 2-2 3-3 पेज का आंसर भर के लिखना होता है। तो कई बार बच्चा कहता है आपने समझा भी दिया, मैंने समझ भी लिया, और उसको लिखना कैसे है वो तो मुझे पता नहीं चल रहा। तो उस केस में उसके लिए मैंने आपको क्या बना के दे दिया? इंट्रोडक्शन क्या बनाकर दे दिया। हर चैप्टर के इनिशियल को अच्छी तरीके से पढ़ो। ये तुम कंटेंट को ऐड ऑन करने में यूज कर सकते हो। किसको ऐड ऑन करने में यूज कर सकते हो? कि कंटेंट को सिस्टमेटिकली आपको कैसे ऐड करना है। क्लियर वंशम? चले बोलना स्टार्ट करूं। चलो सुनते हैं जरा। तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट को एक इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ पर शॉर्ट में बताया कि बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट को यूज कैसे करते हैं। पहली बात समझो यार, मैनेजमेंट एसेंशियल है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मुझे एक बात बताओ यार, मैं एक छोटी सी कोचिंग चलाता हूँ, आपका स्कूल इतना बड़ा है, वहां इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है? अगर मैं अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट नहीं करता, तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? भाई मैनेजमेंट ही तो है ना, कि स्लाइड्स कैसे बनेंगी, स्लाइड्स कौन बनाएगा, सिस्टमेटिकली करिकुलम को कैसे डिसाइड किया जाएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, किस समय पढ़ाया जाएगा, टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, हर जगह मैनेजमेंट लगता है। क्रिकेट देखते हो, क्या क्रिकेट में कोई टीम का कैप्टन होता है? क्या कैप्टन डिसाइड करता है कौन सा फील्डर कहां पर सेट होगा? क्या कैप्टन डिसाइड करता है किस ओवर में किस बॉलर को बॉलिंग दी जाएगी? तो भाई ये भी तो मैनेजमेंट है। तो समझ गए? चाहे आप सर्विस देते हो, आपको हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, चाहे आप प्रॉफिट के लिए काम करते हो, नॉन प्रॉफिट के लिए काम करते हो, हर एक जगह पर वंशम भाई एक चीज कॉमन रहती है, और वो क्या है? मैनेजमेंट। क्या है? अगली चीज समझो क्या है। ये मैनेजर से तो डिसीजन लेते हैं, कोई काम कौन करेगा, क्या काम करेगा, और वो काम कब होगा। समझ गए ना? एक चीज को समझो यार, मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे तुमने क्या बोल दिया? टीचर। कल को मैं जिम मैं कल को मान लीजिएगा जिम है, और वहां पर मैं लोगों को इंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो मुझे क्या कह दिया जाएगा? ट्रेनर। मैं जो काम करता हूँ उसी के अकॉर्डिंगली तो तुम मुझे नाम रख दे रहे हो। कल को मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ तो मुझे डॉक्टर बोल देना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ प्रोफेशनली तो मुझे क्रिकेटर बोल देना। तो कोई तो मैनेजमेंट करेगा यार। देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैनेजमेंट, तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोई अनपढ़ आदमी भी कर लेगा। मैनेजमेंट एक कला है, एक जानकारी है जो होनी चाहिए। तो जो इंसान मैनेजमेंट करता है, जो इंसान क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं आप? मैनेजर। क्या बोलते हैं? समझ गए चीज? तो समझ गए ना मैनेजर्स कौन होता है? तो जो इंसान मैनेजमेंट करता है उसको मैनेजर कहा जाता है। तो मैनेजर ही तो डिसाइड करता है कोई काम कौन करेगा, क्या काम करेगा, और वो काम वेल कब होगा। बेसिक जॉब मैनेजर की क्या होती है भाई? देखो बीइंग मैनेजर आपका काम क्या है? काम इफेक्टिवली हो। काम कैसे हो भाई? पहले इन 2 वर्ड्स का ना मतलब समझो। बच्चा कहता है आप तो एकदम बड़ी बड़ी बात बताने लगे। चलो पहले दो तीन चीजों का मतलब समझो। बीएसटी में ये टर्म्स बार बार यूज होंगी। बीएसटी में टर्म्स एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी, एक इफेक्टिवनेस और एक, सुनो,
जब भी किसी काम को टाइमली कंप्लीट करने को कहा जाए, कैसे कंप्लीट करने को कहा जाए, टाइमली, उसको बोलते हैं इफेक्टिवली, उसको क्या बोलते हैं। और जब भी मैं किसी काम को बोलता हूँ कम से कम खर्च के साथ करो, उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंटली। क्या बोलते हैं, और समझाता हूँ कैसे। देखो यार, इफेक्टिव में क्या टाइम आ रहा है, टाइम, तो इसको रिलेट करना टाइम से। किससे रिलेट करना, इफेक्टिव मतलब क्या है, टाइमली। इफेक्टिव मतलब क्या है, टाइमली। अगर मैं कहता हूँ एफिशिएंटली, क्या बोलता हूँ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट। अगर आप किसी भी चीज को कम से कम खर्च के साथ करते हैं, कैसे करते हैं, कम से कम, उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं। और जब भी किसी चीज को आप टाइमली करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली। क्या बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, सुनो। कल को भाई मुझे एक ऑर्डर मिलता है, मुझे ऑर्डर मिलती है कि 10 साड़ियां बनानी है, और उन 10 साड़ियों में एक साड़ी की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, और ये टारगेट मुझे 1 मार्च तक पूरा करना है। कब तक पूरा करना है, मैं साड़ियां बनाता हूँ, 10 साड़ियां बनाता हूँ, लेकिन मैं डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाता हूँ। यार मनशा भाई, तुम्हारी शादी है, तुम्हें शेरवानी कल चाहिए, मैं 3 दिन बाद दे रहा हूँ, फायदा है क्या, नहीं है ना, क्यों आओगे मेरी दुकान पे। तो किसी भी काम को कैसे करना जरूरी है, टाइमली। कैसे करना जरूरी है, अगर मुझे कोई ऑर्डर मिला, मैं उसे टाइम पे पूरा नहीं कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा, यार कोर्स मुझे कराना है, 1 साल में कराना है, मैं बोर्ड्स के बाद सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, फायदा है ऐसी कोई सिलेबस का। तो जब भी किसी काम को आप टाइमली कंप्लीट करते हैं, कैसे कंप्लीट कर लें, करते हैं, तो जब भी किसी चीज को आप टाइमली कंप्लीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली। क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली। क्लियर है, क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली। क्लियर है। दूसरा होता है एफिशिएंटली। दूसरा क्या होता है, समझो एफिशिएंटली क्या होता है। भाई मैं किसी काम को कर रहा हूँ, क्या किसी भी काम को करने में कोई खर्च आता है, आता है, ऑब्वियस है, फ्री में तो कोई काम नहीं होता। तो किसी भी काम को करते करते वक्त कम से कम खर्चे में करना, कम से, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। उसे क्या बोलते हैं। तो अब अगर इन वर्ड्स को मैं यूज करता हूँ, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, याद रहेंगे। काम अगर टाइम पर करना है तो उसको क्या बोल दो, इफेक्टिवली। काम कम से कम खर्च के साथ करना है तो उसको क्या बोल दीजिएगा, एफिशिएंटली। क्या बोल दीजिएगा, एफिशिएंटली। चलो, तो मुझे लगता है मैंने बच्चे को ये तो क्लियर किया कि इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो। तो बच्चा कहता है मतलब मैनेजमेंट क्या है, आपने इतना बड़ा समझा दिया, इतना कुछ बोल रहे हो। मैनेजमेंट बहुत छोटी चीज है यार, बहुत छोटी। भाई एक प्रोसेस फॉलो करो। क्या करो, प्रोसेस। देखो लाइफ में ना तुम सब कुछ खुद से नहीं कर सकते ना, तुम्हें सब कुछ खुद से, तुम्हें काम दूसरों से करवाना है। किससे करवाना है, समझ गए। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, काम दूसरों से करवाना। किससे करवाना, लेकिन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और, समझो यार, मैं ऑनेस्ट बताता हूँ, आज से पहले ना मैं पढ़ाता तो था एज अ टीचर, लेकिन मैंने इसको लाइफ में कभी अप्लाई नहीं किया था। लेकिन मैं अब समझ रहा हूँ, जब मैं कोई काम किसी से करवा रहा हूँ तो वो मैनेजमेंट है। कैसे, भाई मैंने कल को ये थी आपकी सान्या जी, मैंने इनको कहा कि काम कीजिए, मैंने सान्या को कह दिया। अब सान्या काम चोरी करिए, मुझे तो नहीं पता चलेगा। सान्या कम, जिस काम में कम समय कम खर्च लगना था, ज्यादा लगा देनी है। बस मुझे ध्यान रखना है, क्या रखना है, कि अगर मैंने कोई काम सान्या को दिया, एक तो वो काम समय से हो, कैसा हो, और कम से कम खर्च से हो, कम से कम। अब ये प्रोसेस पता है क्या है, ये प्रोसेस पता है क्या है, यही तो मुझे बता रहा है, यही तो मुझे बताना है कि प्रोसेस मतलब ये सिंपल है। कल को तुम देखते हो, तुम वेल कैडबरीज के चॉकलेट को कंज्यूम करते हो क्या, आईपीएल में किसी एक प्लेयर को खेलते हुए देखते हो, अभी वो टीम में कैसा है, कोई तो सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा। तो मैनेजमेंट करने को तरीका, वो तरीका प्रोसेस है, वो बताऊंगा। अभी हमने सिंपल रट ली, क्या रट ली, मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेज द मैन, मैनेज द, समझ गए, मैनेज द मैन, मैनेज द मैन। इट इज द प्रोसेस, इट इज द ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स, किससे, थ्रू अदर्स, थ्रू, और कैसे, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। एफिशिएंटली और, एक चीज समझो, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी तो कुछ ना कुछ मोटिव होगा, तुम पढ़ने आ रहे हो, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ मोटिव होगा। सिंपल शब्दों में कहूँ वंशम भाई, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो चलो, तो मेरे पढ़ाने का मोटिव क्या है, पैसा कमा लो। तुम्हारे पढ़ने का मोटिव क्या है कि तुम मार्क्स स्कोर या सिक्योर कर लो। तो मैनेजमेंट तभी लगता है जब कोई गोल हो, जब क्या हो, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या लगाते हैं, मैनेजमेंट। क्या लगाते हैं, यार कल को बीइंग अ टीचर मैं पढ़ाता हूँ और मैं बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूँ, लेकिन मैं फीस महीने की 1 लाख कर देता हूँ। क्या तुम पढ़ने आओगे, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे, नहीं मेरे भाई। और क्या उस तरीके से 1 लाख के बिजनेस में मैं अपने बिजनेस को चला पाऊंगा, नहीं। तो मुझे ध्यान रखना है कि अगर मैं तुम्हें कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स दे रहा हूँ, एक तो कॉस्ट मिनिमम हो और तुम्हें टाइमली डिलीवर कर दूं, तभी तुम उसको खरीद पाओगे और तभी मैं उसको बनाकर तुम्हें बेच पाऊंगा। बस यही क्या होता है मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट। तो अब ये तो हमने बीच में रोक दिया था, पहले हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन को समझा, तुम्हें याद हो गया, बोलो, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड, ठीक। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मतलब टाइमली, इफेक्टिवली मतलब, एफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट, एफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट। वेल बच्चा पूछता है कि मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या बता रहे हैं, वेल समझ गए, मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मैनेज द मैन, मैनेज द, याद रहेगी चीज। चलें, चलो, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैंने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब तो बता दिया ना। एफिशिएंसी मतलब क्या, मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी मतलब क्या है, इफेक्टिव मतलब क्या, टाइमली। क्या है, अभी प्रोसेस समझो क्या है, सुन, बहुत ध्यान से सुना यार, ये बहुत काम की बात है और पूरी बुक में इस पे चैप्टर्स हैं, समझ गए। यार मुझे एक बात बताओ, आयुष्मान भाई तुम्हारे जीवन, तुम कितने साल के हो चुके हो,
16, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हो चुका हूँ। अब चलो यार, मान लो मैं 26 साल का हो चुका हूँ, तो मेरे 26 साल के जीवन काल में कुछ तो मैंने चीजें देखी हैं, उतार चढ़ाव, कुछ तो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। आप कहते हो भैया अपने एक्सपीरियंसेस सुनाओ, आपने लाइफ में क्या सीखा? क्या 10 मिनट के अंदर सब बता दूंगा क्या? नहीं भाई, लगेंगे साल बताने में, समय लगेगा बताने में। तो इसमें पूरा चैप्टर बना दिया गया, तो मैं शॉर्ट में नहीं बता सकता तुम्हें। शॉर्ट में जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा। क्या दूंगा? एग्जैक्टली इन डेप्थ हम पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। चलो सुनो, प्रोसेस का मतलब क्या है। किसी भी काम को करने के से पहले ना अंधाधुन मत दौड़ो, अंधाधुन मत दौड़ो। बैठो, सोचो, समझो, प्लान करो। तो सबसे पहले करना होता है प्लानिंग। क्या करना होता है? सोचना। क्या करना? सोचना। सोच लिया। अच्छा, मेरे माइंड में ना आइडिया था कि यार मैं स्लाइड्स को इंटरेक्टिव करूंगा, इस तरीके से कुछ ऐसा पीपीटी या जो भी कुछ था क्रिएट करूंगा। तो मैंने पहले प्लान किया। क्या किया? अब मुझे पता था मैं अकेला नहीं कर सकता। अब अकेला नहीं कर सकता तो मुझे लोग चाहिए। क्या चाहिए? कल को मैं लोगों को ला के रख लेता हूँ, और मुझे काम देने के लिए नहीं है, और ना उन्हें देने के लिए पैसा है, ना उन्हें देने के लिए मेरे पास कोई सेटअप है। तो क्या काम हो पाएगा? नहीं। तो जो तुमने प्लान किया कर लिया, पहले उसके लिए रिसोर्सेस खरीदो। क्या खरीदो? उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोलते हैं भाई? कल को मान लीजिएगा कि वंशा भाई प्लान करते हैं मिठाई वाला बनेंगे, तो सोच लिया क्या बनना है, मिठाई वाला। क्या बनना है? पहले वंशा भाई कढ़ाई चाहिए, चाहिए क्या? पहले सिलेंडर चाहिए क्या? दुकान चाहिए। जगह आ गई, अब लोगों को लाओ। अब किसको लाओ? उसे बोलते हैं स्टाफिंग। क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। क्या बोलते हैं भाई? कभी भी कोई भी इंसान खुद से काम नहीं करता भाई। मैंने टीम बनाई ना, मैंने लोगों को रखा ना, मैं बताऊंगा ना क्या करना है, खुद से थोड़ी करेंगे। तो जो मैं उन्हें बताऊंगा उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं भाई? मैं गाइड करूंगा। यार स्कूल जाते हो, अब जाओगे 12th में स्कूल, पता है तुम्हें तुम्हारा कौन सा क्लासरूम है? नहीं बताएंगे ना वो कहाँ बैठना है, टीचर बताएगा ना क्या करिकुलम है। तो उसको बोलते हैं गाइड करना। क्या करना? फिर कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब देखना कि जैसा मैंने कहा था क्या वैसे ही हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं। पहले मुझे बताओ कि क्या तुम्हें प्लानिंग क्लियर है? थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले सोचना, उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग। क्या बोलते हैं? प्लानिंग। वेल मैं पूछता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, बता दोगे क्या होता है? क्या? रिसोर्सेज को एक्वायर करना। किसको? लोगों को हायर करना। स्टाफिंग क्या होता है? लोगों को उन्हें गाइड करना कि भाई काम ऐसे होता है, ऐसे कर। समझ लो। तो जब आप लोगों को हायर करते हो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? गाइड करते हैं। और कंट्रोलिंग आप समझिए। कंट्रोलिंग आप क्या? देखना कि क्या काम उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से मैंने कहा है। अगर सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से चल रही है तो वेल वही आपका क्या हो जाता है? वही आपका पर्टिकुलरली क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं आपका, समझ गए क्या? मैनेजमेंट। क्या हो जाता है? मैनेजमेंट। चलो अब 2 मिनट देना यार, क्लास में शायद कुछ हैंग हो गया। चलो तो 2 मिनट दो यार। मुझे लगता है कि यार फ्लो तो बिल्कुल भी नहीं टूटा होगा, मैं वॉइस वगैरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा, कोई भी चीज कंफ्यूज भी नहीं की होगी। चलेगा? तो ध्यान से देखते चलना, और 2 मिनट का समय मुझे दे देना। इसमें दिक्कत हमेशा ही रहती है यार। चलो 1 मिनट तो मैं ले सकता हूँ तुमसे। तो अभी तक मुझे बताओ कि यार जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, और जो चीजें मैंने तुम्हें बताई समझाई हैं, क्या वो चीजें क्लियर है? वहां तक तो कोई भी चीज दिक्कत नहीं करती। अब चलते हैं जरा आगे की और मैनेजमेंट के फीचर्स को समझते हैं। प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि पर्टिकुलरली मैनेजमेंट क्या है, और मैनेजमेंट किस तरीके से आपका वर्क करता है। चलो तो 2 मिनट और लग जाएंगे। ठीक चलेगा। तो जरा आगे की ओर चलते हैं और देखते चलते हैं। तो वेल मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सबसे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिया। मैंने तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझा दी कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट को समझाने के बाद मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझा दी। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड, जब भी किसी काम को टाइमली करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिवली। क्या बोलते हैं? जब भी किसी काम को मिनिमम कॉस्ट के साथ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंटली। और प्रोसेस का मतलब क्या है? पहले प्लानिंग, पहले क्या, फिर क्या ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। वो 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। चलो अब यार ये भी तुम समझ गए। अब एक चीज को समझो, ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। हाउ कैन यू से दैट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन? एक सिक्का है जेब में वंशम भाई, तो उसे जेब में रखो। तो चलो तो मुझे एक बात बताओ कि कोई एक सिक्का है, क्या उस सिक्के में हेड्स और टेल्स होता है? होता है ना? इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या भी होनी जरूरी है? एफिशिएंसी। क्या भी होना जरूरी है? और एक ऑर्गेनाइजेशन क्या भी होनी जरूरी है? इफेक्टिव। क्या भी होनी जरूरी है? इफेक्टिव मतलब समझ गए? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम टाइमली भी हो और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी हो। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? तो आप क्या कहेंगे? तो दो इंटर रिलेटेड टर्म्स होती है, मतलब ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का दूसरे सिक्के के बिना किसी काम का नहीं होगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अगर दोनों ही चीजें और ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट। बहुत ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट। इन एफिशिएंसी और इन इफेक्टिवनेस के चलते आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी? फेल। क्या हो जाएगी? कल को मैं पढ़ाता हूँ, खर्चा बहुत ज्यादा कर देता हूँ, नहीं चल पाऊंगा। कल को मैं पढ़ाता हूँ, टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं करता हूँ, नहीं चल पाऊंगा। तो मुझे दोनों ही चीजों को बैलेंस करना जरूरी है, एफिशिएंसी को भी और
अगर दोनों ही चीजें नेगेटिव हैं, इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव है, तो काम होने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है क्या ना? फिर क्यों बता रहा हूँ? देखो बोर्ड्स में आती है करिकुलम में ढंग की चीजें, आलतू फालतू सवाल नहीं पूछते, लेकिन हाफ ईयरली और पता है ना तुम्हें टीचर को तो पूछना है, तो टीचर पूछता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के दो कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल और समझो, मुझे काम करना है, क्या करना है? दूसरों से काम करवा लिया बस, वो है ट्रेडिशनल। वो क्या है? काम करवाना है दूसरों से, लेकिन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड वो क्या है? मॉडर्न। वो क्या है? चलो तो वेल, अगर अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ, तो तुम बता दोगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेल तुम बता दोगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। काम दूसरों से करवाना, वो क्या है? ट्रेडिशनल। वो क्या है? काम दूसरों से करवाना तो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वो क्या होता है? मॉडर्न। क्या होता है? तो वेल मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लियर किया होगा, कोई भी डाउट आपके माइंड में छोड़ा नहीं होगा। तो अब आते हैं, अब चलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो मुझे बताओ यार, वाकई की में क्या मैंने तुम्हें मैनेजमेंट क्लियर किया? मैनेजमेंट में तो कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं करती। चलो तो चलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ और देखते हैं क्या है। या एक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन साइड बाय साइड दे दूं? नहीं, बीएसटी लेकर चले पहले, क्या किया जाए? बीएसटी लेकर जाए, चलेगा। तो चलते हैं फिर प्रेजेंटेशन 2 पे आते हैं और कुछ चीजों को देखते सुनते और समझते चलते हैं। चलो तो ध्यान से देखते चलना। पहले हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, पर्टिकुलरली किस चीज का? मैनेजमेंट। किसका? सुनो और समझो बहुत ध्यान से। देखो मैं तुम्हें मैनेजमेंट समझा रहा हूं, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं? मैनेजमेंट। आप कहोगे अभी तो समझाया था यार, मैनेजमेंट एक बहुत छोटी चीज नहीं है भाई। एमबीए कोर्स है, मैनेजमेंट सिखाता है। बीबीए कोर्स है, मैनेजमेंट सिखाता है। तो तुम्हें लगता है कि 3-2 साल 5 साल के कोर्स या करिकुलम डिसाइड कर दिया, कुछ तो किया होगा, सोच के किया होगा, तो भाई वही है मैनेजमेंट, वही है। और जब भी हम बीएसटी को पढ़ते हैं, किसके थ्रू पढ़ते हैं? केस स्टडीज के थ्रू। किसके थ्रू? तो वो केस स्टडीज भी बताते चलूंगा। चलो तो पहला समझो बहुत ध्यान से। अच्छा, जब तुम एक चीज समझ लेना, जब तुम ये पढ़ रहे हो ना फीचर्स, तुम्हें यहाँ पर कुछ वर्ड्स रेड कलर से हाईलाइटेड दिख रहे होंगे। तुम्हें कुछ वर्ड्स किस तरीके से हाईलाइटेड दिख रहे हैं? रेड कलर, मतलब ये किसी कॉन्टेक्स्ट में था। चलो तुम्हें कुछ वर्ड्स किस तरीके से हाईलाइटेड दिख रहे हैं? तो ये रेड वर्ड्स कीवर्ड्स हैं। क्या है? कीवर्ड। समझो क्या होते हैं। मतलब यार मैं तो पढ़ा हूं भाई, मतलब मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से बच्चों से बातचीत करके कलर कॉम्बिनेशन यूज किया। उनका कहना था कि टेक्स्ट विजिबल हो और जो कीवर्ड्स हैं वो दूर से दिखें और स्लाइड्स पीछे पीछे ना हो। तो मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा भरी भी हुई नहीं है, बहुत सिस्टमेटिकली तुम टेक्स्ट इजिली रीड भी कर पा रहे होंगे। तो जब मैं समझा रहा हूँ ना, तो तुम उस टेक्स्ट को पढ़ते चलना, रीड करते चलना, और जो कीवर्ड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से देखना। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा केस स्टडी के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? आपसे कहेंगे कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। किसको आइडेंटिफाई कीजिए? और कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद जो फीचर है उसको भी आइडेंटिफाई कीजिए। फीचर को भी क्या कीजिए? तो वो फीचर तुम तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब तुम्हें वो कीवर्ड मिलेगा। समझ लो, तुम वो फीचर तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब तुम्हें क्या मिलेगा? वो कीवर्ड। क्या मिलेगा? कीवर्ड। क्लियर है? तो ये कीवर्ड्स हैं जो पढ़ते चलना है। चलो तब ध्यान से देखते चलते हैं। तो वेल मैं तुम्हें फटाफट से बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बहुत ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली चीज होती है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहला फीचर क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। समझो इसका मतलब क्या है। लाइफ में ना मुझे नहीं पता ना क्या करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताओ, तुम क्लास 12th में हो ना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना है, तो तुम क्या अपना शेड्यूल बनाओगे कि भाई आज मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, कल मैं बीएसटी पढ़ूंगा, परसों मैं? जब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है, जब तुम्हारे गोल्स क्लियर है, तभी तो तुम किसी चीज को अचीव करने के लिए कुछ कर रहे हो। सुनो ध्यान से। मैनेजमेंट पता है कब लगता है? जब मेरा लाइफ में कुछ गोल हो। समझ लो ना, बिना गोल के मैनेजमेंट नहीं होता। कल को मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें आके पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ना सिलेबस क्या है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। मुझे सिलेबस ही नहीं पता, क्या घंटा पढ़ा दूंगा? तो मुझे क्या पढ़ाना है वो मुझे पता है, और वो मुझे बताया किसने? सीबीएसई ने। मैं तभी तो मैनेजमेंट कर रहा हूँ कि भैया मुझे पता है कि किस चैप्टर में कितने दिन लगाने हैं, मुझे पता है कि किस चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट करना है। वो क्यों पता है? क्योंकि मुझे करिकुलम पता है। तो बस ये चीज है कि मैनेजमेंट कब अप्लाई होता है? लाइफ में तुमने कोई गोल सेट किया, क्या सेट किया? उस गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना जरूरी है, उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करना जरूरी है, और वो भी राइट डायरेक्शन में। और वही मदद करता है कौन? मैनेजमेंट। वही मदद करता है कौन? यार मुझे ना प्रॉफिट, पैसा कमाना है यार, तो मैं कैसे कमाऊंगा? क्या ऐसे ही चल दूं बाजार में? यार तुमने सुना होगा, वरना सुन लोगे जब तुम क्लास 12 कर लोगे ना। कल ऐसे कुछ बच्चे आए हुए थे, स्टूडेंट जो पुराने हो चुके हैं, उनसे बातचीत चल रही थी क्लास 12 की कि भाई और लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करोगे? कहते भैया 1 साल हो गया अभी तक लाइन ही नहीं मिली, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। कहते आपको कब मिल गई थी लाइन की आप टीचिंग करोगे? मैंने कहा मिली तो मुझे भी नहीं थी, वो तो बाई चांस चल पड़े भाई। तो वही चीज मैं उसे कह रहा हूँ कि उसे लाइन ही नहीं पता। कहते भाग तो लूं, एफर्ट्स तो कर लूं, किस डायरेक्शन में करूं? फिर मैंने उसे कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। कहते उतार चढ़ाव तो तब होगा जब कुछ होगा। कहते अभी तो कुछ है ही नहीं, मतलब फेल तो तब होगा जब कुछ करूंगा, कुछ करने को ही नहीं है। तो वही चीज है कि जब कुछ करने को होगा, जब कुछ कोई गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए ही पर्टिकुलरली आप किस चीज का यूज करने वाले हैं? मैनेजमेंट। किसका यूज करने वाले हैं? समझ गए? तो वेल अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, समझ पा रहे हो क्या है? सुनो यार, मैनेजमेंट का हमेशा एक एम होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। बताऊंगा, अभी बताऊंगा। बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। क्लियर है? अभी सिंपल समझो, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं,
सुन, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल का मेन काम है प्रॉफिट कमा के टीचर्स को अच्छी सैलरी देना ताकि बिजनेस चलता रहे, बस वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट हमेशा फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, जैसे सेल्स को इंक्रीज कर दिया जाए। और देखो समझो यहाँ पर क्या क्या रखा है। भाई मैं अकेला तो काम नहीं कर रहा। अच्छा मुझे एक बात बताइए सानिया, कल को आप हम सब मिलकर एक टीम में काम करते हैं, यार मेरा मोटिव कुछ और है ना काम करने का, तुम्हारा मोटिव कुछ और है ना, क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा कल को मान लीजिएगा सानिया आप एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कल को मैं कहता हूँ सानिया जी आप मेरा भी प्रोजेक्ट बना दीजिए, आप किस प्रोजेक्ट को मन से बनाएंगे, जो आपका होगा कि जो मेरा होगा? अब इस बात है जो आपका प्रोजेक्ट है आप उसे मन से बनाएंगे, मेरा प्रोजेक्ट क्यों? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, सबकी नीड्स क्या है डिफरेंट, सबकी नीड्स क्या है? भाई मेरी जरूरतें कुछ और है, सामने वाले की जरूरतें कुछ और है, आपकी जरूरतें कुछ और है। तो भाई जब सभी की जरूरतें अलग हैं, सभी की नीड्स अलग हैं, तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी काम करने में या फिर किसी चीज को अचीव करने में। तो वही चीज है, मैनेजमेंट का काम यही तो है, डिफरेंट एफर्ट्स को यूनाइट करना, क्या करना, और उसको कॉमन डायरेक्शन में लेकर जाना। भाई प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मैं दूंगा, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट में डिजाइन लिखने का काम आप करेंगे, प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन गैदर कौन करेगा? समझ गए? तो ये चीज, तो इसी को बोलते हैं कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, कि जब भी लाइफ में किसी चीज को अचीव करना है, कॉमन या डिफरेंट इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन में गाइड करना है। तो उसी केस में आपका क्या लगता है, मैनेजमेंट क्या लगता है? तो वेल मुझे लगता है कि मैंने आपको मैनेजमेंट यहाँ तक प्रॉपर तरीके से क्या किया होगा क्लियर। अभी रुकते हैं, एग्जैक्टली 10 मिनट का गैप रहेगा बीच में, तो मैं घूम फिर कर आना आ जाओ, और 10 मिनट के ब्रेक में हम पर्टिकुलरली किस चीज को स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स। डे 1 इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा अकाउंट्स क्या है, किस तरीके से लेकर जाएंगे। क्लास 12 के अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल और टफ सब्जेक्ट है, इजी नहीं है, इजी नहीं है बच्चों की, समझ रहे हो? बच्चे घबराए रहते हैं भाई, घबराए रहते हैं। एट द एंड इस साल अकाउंट्स की पेपर मैंने भाई पूरी रात पढ़ा है, तो समझ लो बच्चा किस लेवल का घबराया हुआ था। और हफ्ते भर ना पूरे पूरे दिन की क्लास रखी, बच्चा आया, समझ लो ना, तभी कोई, यार तुम मंदिर कब जाओगे जब डरे हो, समझ लो ना। तो अगर कोई बच्चा पूरे दिन के लिए आ रहा है ना, तो वो समझ लो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। तो अकाउंट्स यार टिपिकल और टफ है, एक दिन में कभी नहीं होती, प्रॉपर सिस्टमेटिकली प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी होगी। वेल आज के लिए इतना ही करते हैं, यहीं पर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ, और एग्जैक्टली मिलते हैं 9 मिनट बाद